अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। मैं आपसे रोज़ एडिटोरियल्स शेयर कर रहा था तो मुझे कहा गया था कि जी आप ओपिनियन जो आते हैं उस पर भी कोई वीडियो बनाएं। तो आज मैं 1 दिसंबर 2019 है, तो आज मैं यो ओपिनियन पे है वो वीडियो बना रहा हूँ, नया पॉलिटिक्स। और इसके राइटर हैं वो हैं बासिल नबी मलिक। और एक और सवाल जो मुझसे किया गया था कि जी एडिटोरियल और ओपिनियन में फ़र्क बताएं, उस पर भी मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, उससे पहले मैंने एक बात कहनी है कि मैं देख रहा था कि आप लोग ना ये वीडियोस शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता है कि इसको प्रमोट भी पेज को खुद करो और वीडियो भी बनाओ, क्योंकि मेन मेरा मकसद ये था पेज बनाने का कि जो ख़ासतौर पे जो उर्दू मीडियम लोग हैं उन लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा ये कोई बहुत बड़ा काम है या चीज़ है, लेकिन जो मेन मेरा मकसद था ना, तकरीबन मैंने 4 महीने पहले स्टार्ट किया था, अब तक 100 से ज़्यादा वीडियो मैं बना चुका हूँ एडिटोरियल्स पे। लेकिन जो मकसद था ना मेरा, वो मेरे ख्याल में 10% भी पूरा नहीं हुआ है। इस पेज पे तकरीबन कोई 18,000 के करीब लोग हैं और 18 शेयर भी नहीं होते। तो मेन मेरा मकसद जो था ना वो बड़े शहरों के लोगों के लिए नहीं था, क्योंकि मोस्टली आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल इसकी ज़रूरत है जिस तरह मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कल मैं प्रोफाइल चेक कर रहा था सारे लोगों की, सारे बड़े शहरों के लोग हैं, कराची, लाहौर। मेरे में आप लोग तो डायरेक्ट पढ़ लेते होंगे एडिटोरियल्स। तो मेन जो मेरा फोकस थे वो थे उर्दू मीडियम वाले लोग, दूर दराज रहने वाले, जिनके पास इतनी सहूलियात नहीं, उनको एक थोड़ा सा स्टार्ट दे सकूँ। तो अभी अब आप लोगों पे है कि इसको पेज को मैं सिर्फ वीडियोस की बात कर रहा हूँ, ये एडिटोरियल वीडियोस की, कि इसको किस तरह करना है। अभी आप लोग चलेंगे तो फिर इसमें जाके होगा कि बिल्कुल ही नई कंट्रीब्यूशन होगी आपकी ना, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो मेरा मकसद था मेन करने का, 100 से ज़्यादा वीडियो के बाद भी जो है वो अभी तक मेरा नहीं ख्याल के ज़्यादा लोगों तक पहुंच सका है जिन तक मैं पहुंचना चाहता था। अभी आप लोगों पे डिपेंड करता है इसको, ये पेज वीडियोस किस तरह आगे हम सफ़र चलाते हैं। चलें आज के ट्यूटोरियल की तरफ आते हैं। और ये मैं बस आज 2 मिनट आप लोगों के ज़ाया कराए हैं। मैं आप लोगों को ये बात बार बार नहीं कहूँगा कि जी आप शेयर करें, आगे करें, आपने आगे लेके चलना है। एक दफ़ा मेरे ख्याल में काफ़ी होता है। अभी आप लोगों पर है ये वीडियोज़ किस तरह हमने लेके आगे चलनी है, ठीक है। चलें एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं, नया पॉलिटिक्स। और इसके राइटर हैं वो हैं बासिल नबी मलिक। उसमें उन्होंने पीटीआई के हवाले से इस पर इन्होंने तनकीद की है, ख़ासतौर पे 2 ये चीज़ें इन्होंने बयान की हैं। एक उन्होंने कहा है कि ये जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के तमाम चीज़ें जो हैं पीटीआई वाले वो जुडिशरी पे डाल देती हैं। कोई भी मुश्किल वक्त आता है, कोई भी मुश्किल डिसीजन होता है, तो वो उस पर डाल के अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने नया पाकिस्तान की बात की थी, तो उन्होंने कहा ये नया पॉलिटिक्स है, ये पीटीआई जो है, ये लोग इसको लेके आए हैं इस चीज़ को। इसको स्टार्ट करते हैं। और फिर मैं आपको दोबारा बता दूं कि ये WPS ऑफिस ऐप है, जो डाउनलोड करके आप मीनिंग्स देख सकते हैं। इसको काइंडली आप डाउनलोड एक दफ़ा कर लें, मुझे हर दफ़ा बताना पड़ता है WPS ऑफिस, और फिर आप इसके हाईलाइटेड वर्ड्स जो हैं वो मीनिंग्स देख सकते हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। When we refer to the politicization of the judiciary, we often allude to the judiciary being influenced by or being under the influence of the political process. उनके जब हम बात करते हैं politicization of the judiciary की, तो हम allude का क्या मतलब होता है? उस तरफ इशारा करना, suggest or call attention to, indirectly hint at, और रेफर टू, सजेस्ट, हिंट एट। उन्होंने कहा हम इशारा करते हैं किस तरफ? टू द जुडिशरी बीइंग इन्फ्लुएंस्ड होता है कि आप उसके ताबे हो, उसके टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन, टू मूव और इम्पेल अ पर्सन टू सम एक्शन, कि आप किसी से कोई काम करवा सको अपने इन्फ्लुएंस के ज़रिए। तो उन्होंने कहा जब हम पोलिटिसाइजेशन ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं तो हम इसकी बात की तरफ इशारा करते हैं कि जुडिशरी जो है वो इन्फ्लुएंस हो के मतलब हो के डिसीजन दे रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस के। जो हमारा सियासी जो लोग उनको कह रहे हैं कि उनके ताबे होके वो डिसीजंस दे रही हैं, यानी कि वो इन्फ्लुएंस्ड हैं किससे? पॉलिटिकल प्रोसेस से। तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये होता है पोलिटिसाइजेशन ऑफ द जुडिशरी का। और उन्होंने कहा इन टाइम्स ऑफ मिलिट्री रूल, उन्होंने कहा जब डिक्टेटरशिप होती है तब क्या होता है? थ्योरीज such as doctrine of necessity and Kelsen's pure theory of law were utilized to legitimize the wishes of the ruling regime. उनका इस वक्त 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़ करके जो है उनका जो जितने भी उनके गैर कानूनी काम होते हैं उनको लीगलाइज किया जाता है। किस कौन सी 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके? एक डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी है और दूसरा कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है। डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी हम देख लेते हैं क्या है। द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी, यह इसको आप नज़रिए ज़रूरत भी जिसे हम कहते हैं कि जी आम हालात में तो यो हैं वो चीज़ वो लीगल ना हो, लेकिन जो हालात इस तरह के पैदा हो गए हों कि वो आपको इलीगल काम भी
आप कर सको, तो उस चीज़ को हम कहते हैं नज़रिया ज़रूरियत। के आम हालात में तो ये काम ठीक नहीं था, लेकिन अब क्या है, अब ज़रूरत है इस चीज़ की। देख भी लेते हैं क्या है। The doctrine of necessity is the basis on which extra legal actions by the state actors which are designed to restore order are found to be constitutional। उन्होंने कहा उसको ये constitutional करा दिए जाते हैं ऐसे कवानीन जो बनाते हैं। It also includes the ability of a private person to violate a law without punishment where the violation of law was necessary to prevent even worse harm। उन्होंने कहा जब क्या है, फिर वो violation of law जहाँ पे होती है तो उसको भी सज़ा उस पर नहीं दी जाती। ये क्या है, और प्राइवेट पर्सन टू वायलेट अ लॉ विदाउट पनिशमेंट, क्योंकि कहा जाता है कि भाई अगर ये काम ना किया तो इससे और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो फिर हम कहते हैं जी नज़रिया ज़रूरियत है, तो इसलिए जो है ये काम वैसे तो आम हालात में जायज़ नहीं है, लेकिन इस ज़रूरत के तहत इसको जायज़ करार दिया जाए। और फिर हमारे पास दूसरी चीज़ क्या थी, कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। ये हमारे पास क्या कहती है, ये हमारे पास है थ्योरी ऑफ लॉ कैल्सन की थी। इज वाइडली एक्नॉलेज्ड एज हिज मैग्नम ऑपस। इट एम्स टू डिस्क्राइब लॉ एज अ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स। और ये लॉ को किस तरह डिफाइन करती है, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स विच आर ऑल्सो बाइंडिंग नॉर्म्स वाइल एट द सेम टाइम रिफ्यूजिंग इटसेल्फ टू वैल्यूएट दोज नॉर्म्स। उसने कहा बस ठीक है, नॉर्म्स एक दफ़ा बन गए हैं तो इसको क्या करता है, इसको एवेल्यूएट नहीं करता। दैट इज लीगल साइंस इज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम लीगल पॉलिटिक्स। और उन्होंने कहा लीगल साइंस और लीगल पॉलिटिक्स में जो है वो फ़र्क है। ये दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से लेजिटिमाइज़ किया जाता है उनकी ख्वाहिशात को, किनका, रूलिंग रजीम का। वेयर इज़ इन टाइम्स ऑफ ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी। और जब ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी हो, हमारे पास जमहूरियत हो, तब क्या होता है, द कोर्ट्स वुड बी सीन टू एजुडिकेट ऑन पॉलिटिकल इशूज़। तब हम कहते हैं कि जी कोर्ट जो हैं वो फैसले दे रहे हैं, एजुडिकेट कर रहे हैं किस पे, पॉलिटिकल इशूज़ पे, थ्रू सुओ मोटो एक्शन। सुओ मोटो होता है अपने तौर पे खुद एक्शन लेना। एक तो चीज़ होती है कि आप अदालत में लेके जाते हो केस के जी हमारे साथ ये जुल्म हुआ। एक चीज़ जो है अदालत खुद, ये आर्टिकल आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ सकते हैं 184 के तहत हमारे पास आ जाता है। वो तो मेरे ख्याल में 184 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, लेकिन ये आप सुओ मोटो चेक कर लीजिएगा कि अपने तौर पे खुद से डिसीजन लेते हैं। सुओ मोटो मीनिंग ऑन इट्स ओन मोशन, लैटिन लीगल टर्म है, अप्रॉक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द टर्म सुआ स्पॉन्टे। तो ये खुद से जब एक्शन ले लेते हैं, कोर्ट जब एक्शन लेती है कोई भी जुल्म, आपने देखा होगा कोई ऐसा केस हो जाए जिसमें बहुत जुल्म हो और कोई बर्बरियत का मुजाहरा किया गया हो, तो क्या है, कोर्ट अब खुद से एक्शन लेती है। सुओ मोटो हम कहते हैं कि जी कोर्ट ने नोटिस ले लिया, सुओ मोटो। देयर बाय ऑगमेंटिंग देयर अथॉरिटी। ऑगमेंटिंग क्या होता है, बढ़ाना, इंक्रीज करना। Make something greater by adding to it, increase. He augmented his summer income by painting houses. Similar, increase, making larger. तो उन्होंने क्या वहाँ पे क्या करते हैं, जब जमहूरियत का दौर होता है तो कोर्ट क्या करती है, ऑगमेंटिंग अपनी जो अथॉरिटी होती है उसको बढ़ा लेती है। किस चीज़ से, थ्रू द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स के तहत जो है वो बढ़ा लेती है अपनी अथॉरिटी। अच्छा, अब ये बात कर रहे थे कोर्ट्स के हवाले से कि जब मिलिट्री डिक्टेटरशिप का ज़माना होता है तब क्या होता है, तब ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी आ गया हमारे पास कोर्ट्स में, और कैल्सन्स प्योर थ्योरी ऑफ लॉ आ गया। और जब हमारे पास क्या होता है, डेमोक्रेसी का ज़माना होता है, तो कोर्ट्स क्या करती हैं, सुओ मोटो एक्शंस के तहत जो है वो अपनी अथॉरिटी को बढ़ा लेती हैं। तो ये चीज़ आ रही थी। अब इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, पहले उन्होंने जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बात की है, फिर वहाँ पे उसके बाद ये आ गए हैं जमहूरियत पे। और अब बात करें इन द टाइम्स ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट के, पीटीआई गवर्नमेंट क्या कर रही है। हाउएवर इन अ करेक्टरिस्टिक यू टर्न, इन अ करेक्टरिस्टिक मतलब कि इनकी आदत है यू टर्न, ये फैसला करके बदलने की। उन्होंने कहा उसमें उन्होंने क्या किया, यू टर्न में देयर सीम्स टू हैव बीन अ सिग्निफिकेंट फ्लिप इन दीज अप्रोचेज। कि उनका पहले तो ये होता रहा था कि मैं डिक्टेटरशिप में ये और जमहूरियत में ये, लेकिन अब क्या है, देयर सीम्स टू हैव बीन अ सिग्निफिकेंट फ्लिप। लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल ही जिस तरह आप कहते हैं ना कि बाजी इन्होंने पलट दी इन दीज अप्रोचेस। अब वो इस अप्रोचेस में नहीं जा रहे, एज अपोज टू द पोलिटिसाइजेशन ऑफ द जुडिशरी। उनका पोलिटिसाइजेशन ऑफ द जुडिशरी की जगह ये किधर जा रहे हैं पीटीआई वाले, जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अपीयर्स टू बी टेकिंग प्लेस। और ये इन्होंने आगे इसको बयान भी की है, इसको भी मैं ज़रा हाईलाइट कर दूं कि इसमें इन्होंने कहा है कि विच एज पर रैन हिर्शे, ये क्या चीज़ है हमारे पास, जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, द रिलायंस ऑन कोर्ट्स, के कोर्ट्स पे आप रिलाय करना, उन पे इन्हिसार करना, एंड जुडिशियल मीन्स फॉर एड्रेसिंग कोड नॉर्मल प्रेडिकमेंट्स। प्रेडिकमेंट्स क्या होते हैं हमारे पास, कि डिफिकल्ट, अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन। और सिमिलर में हमारे पास आ जाता है डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए कोई जब इस तरह की मुश्किल हालात हों तो वहाँ पे कोर्ट पे आप इन्हिसार करना, बजाय इसके कि खुद आप लोग डिसीजन लो कि आप कोर्ट के थ्रू फैसले करवाओ, क्या
चीज़ करने के लिए एड्रेसिंग मॉरल प्रेडिकमेंट्स, पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस, उन्होंने कहा या कोई मुश्किल हालात हों, मसले हों, पब्लिक पॉलिसी सवालात हों और पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, सियासी जो है हमारे पास कंट्रोवर्सीज हों, तो उनको जब सॉल्व करने के लिए है तो क्या करते हो आप, रिलाय करते हो, इन्हिसार करते हो कोर्ट्स पे। तो उन्होंने कहा पीटीआई वाले हैं वो जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि हर अपना मुश्किल फैसला जो है वो कोर्ट्स के थ्रू करा रहे हैं। अब आगे एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, ये मैंने सारी हाईलाइट कर दी हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिस पे जो है पीटीआई वाले जो है कोर्ट्स के थ्रू काम करवा रहे हैं। वो क्या है, वेदर इट बी इन द अटेम्प्ट्स टू डिस्क्वालीफाई अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थ्रू अ जुडिशियल कमीशन। उन्होंने कहा इसमें क्या उनकी कोशिश थी, या वो एग्जांपल्स दे रहे हैं कि इनकी कोशिश थी जिसमें डिस्क्वालीफाई कराई जाए किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, और किसके थ्रू, जुडिशियल कमीशन के थ्रू एंड अ कोर्ट प्रोसेस उसके थ्रू, या अटेम्प्ट्स एट पोस्टपोनिंग जनरल मुशर्रफ ट्रेजन वर्डिक्ट। ये भी मैंने आपसे एडिटोरियल शेयर किया था जिसमें उन्होंने कोशिश की थी कि भाई इसको जो है डिले करा दिया जाए, डेफर करा दिया जाए, जो जनरल मुशर्रफ का ये गद्दारी वाला आपका फैसला है उसका। थ्रेट्स टू पिटिशन द जुडिशरी ऑफ द अपोजिशन मार्च प्रोसीड्स टुवर्ड्स इस्लामाबाद रेड जोन, और उसमें ये कहा गया कि जी जो पिटिशन फाइल की जाएगी कि अगर अपोजिशन का मार्च जो है वो किस तरफ गया, इस्लामाबाद रेड जोन की तरफ, ये उसकी बात करें जब मौलाना फजल रहमान जा रहे थे वहाँ पे इस्लामाबाद, और इवन इश्यूज पर्टेनिंग टू द एलिंग नवाज शरीफ। और उन्होंने कहा इसके अलावा क्या है जो इश्यूज थे नवाज शरीफ की जब बीमार थे, जब इन्होंने बाहर जाना था तब भी, एंड द ECL एग्जिट कंट्रोल लिस्ट, उस हवाले से कि जी इसका नाम निकालेंगे, 10 कंडीशन लगा दी थी कि जी इतनी आपको इंडेमनिटी बॉन्ड भरना होगा इतनी अमाउंट का। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें हो गई। द गवर्नमेंट has approached or sought to approach the judiciary whenever it has found itself in political turmoil। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने हमेशा अप्रोच किया है, वो गए हैं जुडिशरी के पास और sought to approach the judiciary जब whenever it has found itself in political turmoil। turmoil हमारे पास होता है स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन, अनसर्टेनिटी, कन्फ्यूजन, अपहीवल। उन्होंने कहा जब भी वो मुश्किलात में थे, सियासी मुश्किलात में थे, तो वो हमेशा उन्होंने कोर्ट्स का सहारा लिया है। तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि पीटीआई वाले खुद फैसले करें, वो सारा मलबा किस पे डाल देते हैं, कोर्ट पे, के कोर्ट के थ्रू कराया जाए। न्यू फाउंड ईगरनेस ऑफ द गवर्नमेंट टू सरेंडर इट्स डोमेन टू द जुडिशरी इज ग्राउंडेड इनटू ग्राउंड रियलिटीज। उन्होंने कहा ये जो ईगरनेस है गवर्नमेंट की कि अपनी सरेंडर इट्स डोमेन के काम तो गवर्नमेंट का है कि ये सारे काम खुद करे, लेकिन वो सारा कुछ उठा के जुडिशरी पे डाल देते हैं कि भाई ये कोई जो भी मुश्किलात आएँ कि ये फैसला करें। अब ये वजह बता रहे हैं कि क्यों ऐसा कर देते हैं। The PTI's promises of Eden prior to being elected into power were lofty, unrealistic and unattainable। इसको भी हाईलाइट कर दें कि वो क्यों ऐसा करते हैं कि हर काम जो है वो कोर्ट कहते हैं कि जी कोर्ट के थ्रू ही हों। उसकी वजह यह है कि इन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे सियासत में आने से पहले, वो क्या थे, वर लॉफ्टी, मतलब बहुत ही बुलंद और बांग क्या कहते हैं उसको, बहुत इस तरह के दावे उन्होंने किए थे, अनरियलिस्टिक थे, हकीकत पसंदाना नहीं थे, एंड अनअटेनेबल। अनअटेनेबल मतलब कि वो इस तरह के नहीं थे जो पूरे हो सकें, बस वो एक बंदा जो रिटोरिक के तौर पे एक बात कर देता है कि जी हम ये कर देंगे ये कर देंगे, उन्होंने कहा वो इस तरह के थे। तो अब जब ये पावर में आए हैं तो इनको प्रॉब्लम हो गई है कि किस तरह करें, तो ये हर चीज़ जो है वो कोर्ट के थ्रू कराने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। द PTI हैड प्रॉमिस्ड टू पब्लिक एवरीथिंग बट द किचन सिंक। उन्होंने कहा PTI गवर्नमेंट ने तमाम चीज़ें जो हैं वो पब्लिक से वादे कर लिए थे, एवरीथिंग बट द किचन सिंक। ये मैं आपसे शाम से EDM भी शेयर करूँगा जिसमें होता है कि आप तमाम चीज़ें जो हैं वो जो आप सोच सकते हो उस चीज़ के वादे कर लो, तो उसको वहाँ पे ये मुहावरा यूज़ होता है। इसको डिटेल में मैं आपसे शाम को शेयर करूँगा, क्योंकि अब ये सिलसिला भी मैंने शुरू किया है कि इसमें मीडियम आता है, तो वो मैं आपसे डिस्कस किया करूँगा डिटेल में। तो ये इसको शाम को करते हैं। अब उन्होंने कहा इन्होंने ये वादे किए थे पब्लिक से, एवरीथिंग बट द किचन सिंक, दैट इज़ एन एंड टू करप्शन विद 90 डेज। और उन्होंने इस तरह के भी वादे किए थे जो बिल्कुल ही देखने में इस तरह लगते थे कि भाई किस तरह करेंगे, जिस तरह कि आपके इतने सालों की करप्शन हो, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये 90 दिनों में हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, नो मर्सी फॉर द करप्ट, के जो भी करप्शन करेगा उसके लिए किसी किस्म का कोई माफ़ी नहीं होगी उसको। एंड इनफ्लो ऑफ कैपिटल एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइक नेवर बिफोर, इस तरह हमारे पास कैपिटल आ जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी जिस तरह पहले कभी नहीं हुआ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उनका तमाम लोग इंसाफ मिलेगा, हर कानून हर किसी के लिए बराबर होगा। एन टू वीआईपी कल्चर का खात्मा हो जाएगा। हमने देखा होगा अभी भी हुकूमती वज़रा जाते हैं, उसी तरह ही हमारे पास प्रोटोकॉल लगा होता है, कोई चेंज उस तरह विजिबली हमें नहीं नज़र आता। एक दो चीज़ें हमें नज़र आई हैं, ख़ास तौर पर गवर्नर हाउस के हवाले से उसके दरवाजे खोले गए लोगों के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम एक जनरल कंसेंसस देखें तो लोग इतना वो नहीं
खुश इस बात पे कि जी वीआईपी कल्चर, लोगों का ख्याल था कि बिल्कुल ही उसी तरह रूट अभी लगा होता है। तो उन्होंने कहा ये इनकी बातें थी सारी कि एंड टू वीआईपी कल्चर, नो फर्दर लोन्स नहीं लेंगे, ये आईएमएफ के पास चले गए एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एक्सेट्रा और इदारे मजबूत करेंगे, लेकिन वो हमें नज़र आता है कि अभी भी वो ऐसा नहीं हो सका। तो ये वजूहात थी कि उन्होंने कहा कि ये जब इलेक्शन से पहले आए थे तो ये सारे वादे करके आए थे और जब पूरे नहीं हो रहे तो उनको फिर कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है कि जी कोर्ट ने ये कर दिया, ये अपने सर से सारा जो बर्डन है वो शिफ्ट कर रहे हैं कोर्ट्स पे। और वहीं पे से ये वर्ड आया जो मैंने ऊपर आपको बताया था, जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। जो टॉपिक है मेन इस एडिटोरियल का। आगे देखते हैं। As time has passed, the government has found itself seemingly unable to reconcile its promises with its actions. उन्होंने कहा यो हमारे पास क्या है, जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो गवर्नमेंट क्या है, itself seemingly unable to reconcile its promises with its actions. Reconcile होता है to find a way in which two situations or beliefs that are opposed to each other can agree. तो उन्होंने कहा ये उनके दावे थे और ये उन्होंने किया है, वो तो क्या रिकनसाइल नहीं हो सके। कि उन्होंने कहा था अगर हम ये कर देंगे तो बाद में वो नहीं कर सके, अगर वो कर लेते तो हम कहते हैं रिकनसाइल हो गया, लेकिन वो नहीं कर सके तो हमने कहा दोनों चीज़ें जो हैं वो रिकनसाइल नहीं हो सकी हैं। Therefore, in order to save face होता है अपने आप को शर्मिंदगी से बचाना, avoid humiliation. Therefore, in order to save face and yet be able to go back to its constituency after its tenure, और उसके बाद जा सकना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, अपने हल्के में जा सकना जब ये इनका टाइम ख़त्म हो, तो पीटीआई क्या कर रही है, पीटीआई अपीयर्स टू बी रिजोर्टिंग टू सेटलिंग डिफिकल्ट पॉलिटिकल डिबेट्स थ्रू कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो ये भी ये सारा, इसको भी हम हाईलाइट करते हैं कि मेन इनका फोकस ही जो है वो ये है कि अपने तमाम मसाइल का हल जो है वो कोर्ट के थ्रू हल करवाया जाए। तो पीटीआई अपीयर्स टू बी रिजॉर्टिंग टू सेटलिंग डिफिकल्ट पॉलिटिकल डिबेट्स थ्रू कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इन दिस वे द हार्ड डिसीजंस कैन बी टेकन विदाउट एट्रीब्यूशन ऑफ एनी फॉल्ट टू देयर ओन। और इससे क्या होगा कि जो भी मुश्किल फैसले होंगे, हार्ड डिसीजंस होंगे, तो इसका इन पे नहीं आएगा कि भाई इन्होंने लिया था तो ये गलत हो गया फैसला, कोर्ट के थ्रू करवा रहे हैं। डोमेन तो ये गवर्नमेंट की होती है, लेकिन क्या है कोर्ट के थ्रू करवा रहे हैं। एंड रादर देन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, और क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, जिम्मेदारी नहीं ले रहे, वो सब कुछ कोर्ट पे डाल देते हैं और ख़ुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे। दे वुड हैव अ रेडी स्केपगोट इन अ सिचुएशन विद द पब्लिक रिएक्ट्स नेगेटिवली टू एनी डेवलपमेंट। और उनके पास क्या होता है, एक स्केप कोट तैयार होता है। स्केप कोट क्या होता है कि अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स, मिस्टेक्स और फॉल्स ऑफ अदर्स। उनका गलती किसी और की हो और आप किसी और को जो है विक्टिम बना दो, तो वो उसको स्केप कोट बोलते हैं। तो उन्होंने कहा उनके पास स्केप कोट रेडी होता है, और कब, जब पब्लिक रिएक्ट्स नेगेटिवली टू एनी डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट हो तो उसमें उनके पास स्केप कोट तैयार होता है। तो मेन फोकस यही है कि भी अपने करने के फैसले होते हैं वो कोर्ट के थ्रू करा रहे हैं पीटीआई वाले। सेकेंडली, एज द गवर्नमेंट हैज़ अ वेरी नैरो मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली। एक और वजह जो इन्होंने बताई है कि क्यों, एक तो वो सारी बातें हैं कि जी इलेक्शन से पहले जब ये लोग आए थे तो उन्होंने कहा हम ये कर देंगे और फिर नहीं कर सके थे, तो फिर उसके लिए उनको क्या करना पड़ रहा है कि कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। और दूसरी बात जो ये नहीं लेते, जो मुश्किल फैसले होते हैं, वो ये है कि इनके पास नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी बहुत कम है। इसको पढ़ते हैं। सेकेंडली, एज अ गवर्नमेंट हैज़ अ वेरी नैरो मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली एंड नो मेजॉरिटी इन द सेनेट, इट्स डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज ऑलरेडी सिविली कॉम्प्रोमाइज्ड। उन्होंने कहा इनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो क्या है, सिविली कॉम्प्रोमाइज्ड है। क्यों? क्योंकि इनके पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है। अगर कोई मुश्किल फैसला लेंगे तो हो सकता है ये दूसरे जिनके साथ मिल के इन्होंने हुकूमत बनाई है तो वो नाराज़ हो जाए, तो इनकी हुकूमत को ख़तरा हो जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा ये खुद डिसीजन नहीं लेते, कोर्ट पे फेंक देते हैं तमाम चीज़ें। its decision making ability is already severely compromised on account of its lack of numbers. This has forced the government to rely on ordinances in order to legislate and the courts in order to win political debates for which it otherwise does not have the numbers. तो इस वजह से क्या करती है गवर्नमेंट, रिलाई कर रही है ऑर्डिनेंसेस में। वो पार्लियामेंट से कानून वो नहीं कराते, ऑर्डिनेंसेस पे चल रही है हुकूमत। ये इनकी तनकीद होती थी पिछली हुकूमत पे कि जी पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होती और कानून बना लेते हैं, लेकिन खुद जब हुकूमत में आए हैं तो भी क्या कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस के थ्रू ही हुकूमत चला रहे हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है इनको ख़तरा होता है कि भाई इसमें वहाँ पे अगर हमने पार्लियामेंट में मंजूरी के बाद लिया तो जो दूसरे लोग हैं वो इस पर क्या है एतराज़ करेंगे, तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू ही चलाया हुआ है काम। दिस हैज़ ऑल्सो इंकरेज द गवर्नमेंट टू अवॉइड टेकिंग एनी हार्ड डिसीजन। तो इस वजह से है गवर्नमेंट को मुश्किल फैसले नहीं करती, विच मे टेक अ टॉल ऑन इट्स फ्रेजाइल एंड डिप्लीटिंग पॉलिटिकल कैपिटल। तो क्योंकि ज़ाहिर इनके पास जब मेजॉरिटी नहीं है तो फिर वहाँ पर ये मुश्किल फैसले भी खुद नहीं करते। The application of this appearance strategy may be seen in how the Nawaz Sharif ECL situation was handled. उन्होंने कहा अगर हम ये जो स्ट्रेटजी है इसकी कि तमाम फैसले कोर्ट से कराओ, ये हम कहाँ देख सकते हैं, नवाज शरीफ ECL सिचुएशन, वहाँ पे जिस तरह वो हैंडल की गई, जिस तरह उसको बाहर भेजना था और जो इंडेमनिटी बॉन्ड की कंडीशन बीच में लगाई गई, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। द इंसर्शन ऑफ द श्योरिटी प्रोविजन, उन्होंने कहा ये प्रोविजन डाली गई कि जी कंडीशन टू टेक हिज नेम ऑफ द ECL
हिज नेम ऑफ द ECL, यानी ECL के से नाम निकालना, उसके बारे में जो कंडीशन थी उस बारे में बताया है। इन एंड ऑफ इट सेल्फ वॉज टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ इट्स सपोर्टर्स। उन्होंने कहा वो सिर्फ इसलिए था कि एक फेस सेविंग हो जाए एक तरह की सपोर्टर्स को। देखो भाई मैं तो नहीं जाने दे रहा था, मैंने तो कहा था कि जी इतने आप उसकी मुझे इतनी अमाउंट की श्योरिटी दो, लेकिन क्या किया कोर्ट ने कहा कि भाई आप चले जाओ। तो सारा कुछ उठा के, ये आपने देखा होगा जब इसको नवाज शरीफ को बाहर भेजा तो इमरान खान का बयान भी आया था कि जो कोर्ट्स में जो कॉन्फिडेंस है लोगों का वो बहाल करना होगा, जिसपे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो काफ़ी उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार भी किया था इस बात पे कि सारा कुछ इल्ज़ाम जो है उठा के इमरान खान ने कोर्ट्स पे डाल दिया, जिसपे उन्होंने कहा था कि जी हमने नहीं, हुकूमत ने नवाज शरीफ को बाहर भिजवाया है। तो उन्होंने कहा यहाँ पे क्या है, वाइल्स द अनरीजनेबल नेचर ऑफ द कंडीशन वाज लाइकली टू इंश्योर इट बीइंग स्ट्रक डाउन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। उन्होंने कहा ये कंडीशन ऐसी थी जो लगाई गई थी, ये इसने स्ट्रक डाउन हो ही जाना था कोर्ट से। ये उन्होंने कहा था इतनी अमाउंट की श्योरिटी बॉन्ड दो फिर जाने देंगे। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ इसलिए लगाई गई थी कि आप इनके सपोर्टर्स हैं उनको प्लीज़ कर सको। देखो भाई मैं तो इनको मुफ्त में नहीं जाने दे रहा था, कोर्ट ने जो है कहा कि ठीक है चले जाओ। तो यहाँ से भी बर्डन उठा के अपना सारा किस पे, उस पर डाल दिया कोर्ट पे। विद सम एक्सट्रीमली रेप्यूटेबल लीगल माइंड्स एट इट्स डिस्पोजल। उन्होंने कहा PTI में काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेबल लीगल माइंड्स हैं मौजूद हैं। तो इट इज़ हार्ड टू बिलीव दैट द PTI टॉप ब्रास वाज नॉट अवेयर ऑफ द वीक फुटिंग ऑफ द कंडीशन इटसेल्फ। टॉप ब्रास क्या होते हैं? द पीपल विद द हाईएस्ट पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। उन्होंने कहा कि उनके पास बड़े अच्छे कानूनदान मौजूद हैं PTI के पास, और उसके बाद बड़ा मुश्किल है ये देखना कि क्यों उनको ये चीज़ नज़र नहीं आई कि ये कंडीशन लगाई गई है ये बिल्कुल उड़ जाएगी वहाँ पे कोर्ट के सामने जाके। तो क्यों उनको ये चीज़ नज़र नहीं आई तो कि जी उसको कंडीशन को निकलवा देते। तो बाद में क्या है, ज़ाहिर है फिर शर्मिंदगी ही हुई। लेकिन उन्होंने कहा ये भी इनकी कोशिश थी PTI वालों की कि भाई हम तो मुफ्त में नहीं जाने दे रहे थे, ऐसा कोर्ट के कहने पे हमने किया है। Additionally, the unwillingness of the PTI government to challenge the striking down of the condition in the Supreme Court also points to the government's lack of seriousness in wanting it upheld. उन्होंने कहा अब बात यह है कि अच्छा भाई उसने हुकूमत ने कह दिया कि जी आप इसको जाने दें ऐसे ही, इतनी अमाउंट की श्योरिटी बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा जब ये फैसला आया है तो इसमें क्या किया है, तो इसको चैलेंज क्यों नहीं किया PTI ने? अगर वो इतने सीरियस थे इस चीज़ में, वो कह के जी हमने लेना है, उनका ये सिर्फ दिखावे के लिए था कि आवाम उनके सपोर्टर्स के लिए था कि भाई देखो हम नहीं जाने दे रहे थे, कोर्ट ने जाने दिया। अगर उनको इतनी प्रॉब्लम थी इस चीज़ से तो उसको चैलेंज करते, उनके पास अपील का मौका था, उन्होंने क्यों नहीं किया? तो आगे बात करें, सिमिलरली द चैलेंज टू treason ट्रायल ऑफ जनरल मुशर्रफ बाय द PTI गवर्नमेंट ऑल्सो अपीयर्स टू बी एन अटेम्प्ट टू हेज इट्स पॉलिटिकल बेट्स। उनका एक ये भी इन्होंने किया है, जो गद्दारी का मुकदमा चल रहा था मुशर्रफ पे और PTI गवर्नमेंट ने कहा कि इसको डेफर कर दिया जाए। तो ये भी इनकी कोशिश है टू हेज इट्स पॉलिटिकल बेट्स। हेज क्या होता है हमारे पास, लिमिट और क्वालिफाई बाय कंडीशन और एक्सेप्शंस। और ये हम इसमें देखते हैं हैज इट्स पॉलिटिकल बेट्स में ये आ जाता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हो ना, तो आप दो तीन चीज़ें इकट्ठे कर लेते हो। जिस तरह अगर मैं आपको दिखाऊं, लेसन होता है कम करना, वंस चांस ऑफ लॉस बाय काउंटर बैलेंसिंग इट विद अदर बेट्स। इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल आई एम hedging my bets by putting some of my money in bonds in case there is another drop in the stock market। उन्होंने कहा जब आपके पास एक तरफ से आपको लग रहा हो कि आपको शिकस्त हो रही है तो आप तीन चार चीज़ों में जिस तरह आप इन्वेस्ट कर लेते हो, ये वो hedging हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट था। बैटिंग के वाले से ये बात कर रहे हैं, तो आप दो चार चीज़ों में कर लेते हो। उन्होंने कहा वहाँ पे तो उनको था ही कि शिकस्त अपनी नज़र आ रही थी उस वाले केस में जहाँ पे ये नवाज शरीफ को बाहर जाने दिया, तो वहीं पे उन्होंने साथ ये भी कर लिया कि उन्होंने जब कहा था कि जी डेफर कर दें, तो उन्होंने कहा सिर्फ अपने आप को कोशिश इनकी ये थी कि फेस सेविंग किसी तरह हो सके। ये मुशर्रफ वाला वाक़या हो गया, साथ इन्होंने इसकी भी दरख्वास्त दे दी थी वहाँ पे कि इसको जो है डेफर किया जाए इसके वर्डिक्ट को। तो ये सिर्फ क्या थी, अटेम्प्ट थी, कोशिश थी टू हैज इट्स पॉलिटिकल बेट्स इन आर्ग्यूइंग दैट वाज नॉट हर्ड बाय द स्पेशल कोर्ट ऑन द वन हैंड। और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर इफ़ जनरल मुशर्रफ वाज कन्विक्टेड in arguing it was not heard by the special court on the one hand, if General Musharraf was convicted, अगर उसको सज़ा हो जाती, it could claim having done whatever it could to have stopped it। अगर सज़ा हो जाती तो फिर हम उसको कहते कि भाई इसने खुद तमाम वो बातें की थी वो कर सकते थे। वेयर इज ही वॉज इक्वेटेड, और उसको
बच जाता, छोड़ दिया जाता, तो क्या गवर्नमेंट ने क्या कहना था, कोर्ट क्लेम, गवर्नमेंट ने क्लेम करना था इट हैड बीन डिनाइड अ हियरिंग डिस्पाइट पिटिशनिंग द हाई कोर्ट, कि जी हमें बगैर सुने ही जो है वो हमने पिटिशन भी डाली थी लेकिन हमें बगैर सुने ही जो है वो इसका फैसला हो गया है। एंड इफ द ट्रायल वाज पोस्टपोन्ड, और अगर ट्रायल जो है वो मुलतवी हो जाता, इट कुड चैंपियन ड्यू प्रोसेस एंड द रूल ऑफ लॉ। तो फिर इन्होंने कहना था कि भाई ड्यू प्रोसेस और रूल ऑफ लॉ की वजह से ये सारा काम हुआ है। तो मेन मकसद क्या है कि हर चीज़ उठा के कोर्ट पे डाल रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे। द गवर्नमेंट इन्वोग अपीयर्स टू हैव, इन्वोग होता है कोई चीज़ बड़ी फैशनेबल हो, जो उस टाइम पे सारे लोग कर रहे हो, तो उन्होंने कहा इन्वोग अपीयर्स टू हैव अंडरस्टूड दैट डिसीजंस कैरी पॉलिटिकल कॉस्ट। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी हम हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको। अब इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने ये जान लिया है कि जो फैसले होते हैं वो क्या उनमें होते हैं, कैरी पॉलिटिकल कॉस्ट, कि इसकी सियासी कीमत होती है। बाय टेकिंग इजी एंड अट्रैक्टिव डिसीजन दमसेल्व्स, उनका जो आसान छोटे डिसीजन है वो खुद ले लो। एंड रेलीगेटिंग होता है, एक मिनट इसकी हाईलाइट क्यों नहीं हुआ, हाईलाइट ये आ गया। अच्छा, उन्होंने कहा बाय टेकिंग इजी एंड अट्रैक्टिव डिसीजंस दमसेल्व्स, उन्होंने कहा छोटे और आसान डिसीजन जो है वो खुद ले लो। एंड रेलीगेटिंग द डिफिकल्ट डिसीजंस टू अदर्स, रेलीगेट होता है कि आप दूसरे को दे देना, असाइन एन इन्फीरियर रैंक और पोजीशन टू, मतलब जो मुश्किल फैसले होते हैं वो आप रेलीगेट कर दो, दूसरों को दे दो, टू अदर्स। द गवर्नमेंट हैज़ चोजन अ रूट, और गवर्नमेंट ने एक ऐसे रास्ते का इंतखाब किया ऑफ लीस्ट कॉन्फ्लिक्ट फॉर इट सर्वाइवल, कि जहाँ पे ज़्यादा उसके लिए मसले ना हो, फॉर इट सर्वाइवल यानी कि उसको हुकूमत में रहने के लिए कोई मसले ना हो। ऑल्दो सच अ मूव में गारंटी शॉर्ट टर्म गेंस, उन्होंने कहा उसको शॉर्ट टर्म गेंस तो मिल जाएंगे, वक्ती फ़ायदा तो मिल जाएगा। इन द लॉन्ग टर्म इट कुड वेरी वेल बी अ कॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंसेस एंड फ्रिक्शन, लेकिन लॉन्ग रन, लेकिन देर पास में क्या होगा, कुछ सालों बाद अगर हम डाउन द रोड देखें तो क्या होगा कि हमारे पास इदारों में इम्बैलेंसेस आ जाएगा, उसमें वो सही तौर पे क्या कहते हैं, मजबूती नहीं रहेगी इदारों में, और फ्रिक्शन और क्या इख्तलाफात होने का भी खदशा है। और ये राइटर जो हैं वो लॉयर हैं बेस्ड इन कराची। तो मेन इसका बस यही था एडिटोरियल का, कि जो अपने करने के काम हैं वो कोर्ट के थ्रू कराए जा रहे हैं, और इसकी वजह ये है, एक तो ये बहुत बुलंद दावे करके आए थे जो पूरे नहीं कर सके हैं, और दूसरी बात जो है इनकी नेशनल असम्बली में जो है वो मेजॉरिटी बहुत कम है, तो ये रिस्क नहीं ले सकते कि मुश्किल फ़ैसले करें, क्योंकि हर फैसले की जो है वो सियासी कीमत होती है। तो ये था आज का ये ओपिनियन, एडिटोरियल नहीं है, ओपिनियन है। अब लोगों पे है कि इसको ये किस तरह करना है, इसको आप लोग शेयर करें। हर कोई जी सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करता है, और कोई ना शेयर करना, तो मैंने आज आप लोगों को पहली और आखिरी मरतबा कहा है कि आप लोगों पे डिपेंड करता है कि ये किस तरह ये आगे चलता है चैनल मेरा, ठीक है। तो बस यही मैंने आज के लिए कहना था। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद।